ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। क्या मेरी आवाज आ रही है बेटा सभी बच्चों को? स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं। और इसमें हमने आपके ना अभी रिवीजन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम आपका ना 13 चैप्टर कर रहे हैं। 13 चैप्टर को हम कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हमने 13 चैप्टर में 13.1 में क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया है ना। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे बेटा 13 चैप्टर में कि कौन कौन से फॉर्मूले बेटा हमारे पास यूज होते हैं। तो सबसे मैं पहले बात करूंगा घन की। तो सभी बच्चों को पता है बेटा घन, क्यूब सभी बच्चों को पता है कि ये जो क्यूब होता है हमारे पास, ये सबसे पहले तो किससे बनता है? स्क्वायर से बनता है, मतलब वर्ग से बनता है। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? अगर मैं इनके फॉर्मूलों की बात करता हूं तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? जिस भी बच्चों को पता है बेटा वो बता सकते हैं क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर मैं इसकी साइड को ले लेता हूं कि इसकी जो साइड है वो सभी साइड क्या है बेटा? इक्वल है ना। ए दिया हुआ है, सब जो साइड दी हुई है लंबाई वो ए। गुना चौड़ाई सर। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है बेटा? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6a²। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा? 6a²। ठीक है, चलिए ये आपको ने ना लास्ट क्लास में पढ़ा होगा। उसके बाद नंबर 2 पर आ जाते हैं बेटा घनाभ। घनाभ पर आ जाते हैं, और घनाभ आप सभी बच्चों को पता है कि क्यूबॉइड होता है। क्यूबॉइड होता है जो कि रेक्टेंगल से बनते हैं, है ना, आयत से बनता है। तो यहाँ पर ये बेटा आपके पास क्या है? घनाभ है जो कि आयत से बनता है। और इसमें अगर मैं बोलता हूँ कि ये लेंथ दी हुई है, ये लेंथ दी हुई है, और यहाँ पर ये ब्रेथ दी हुई है, और ये दी हुई है बेटा हाइट। ये हाइट दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्या होगा बेटा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल? बताइए, क्या पता है बेटा सभी बच्चों को पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसका? जिस भी बच्चों को पता है बेटा अनम्यूट करके बता सकते हैं कि क्या होता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। गुड ठीक है, इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। यहाँ पर बताएंगे अभी सभी बच्चे कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। नहीं आता है? वेरी गुड, चलिए शाबाश। तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है बेटा 2, ब्रैकेट के अंदर आता है LB प्लस BH और प्लस HL, प्लस HL, ये आता है बेटा। ठीक है, यही होता है इसका क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ यहाँ पर जो घनाभ दिया गया है आपके पास, है ना, ये जो घनाभ दिया गया है, इसमें सिर्फ मैं 4 दीवारी की बात करता हूँ। तो घनाभ के जो शेप का होता है, जैसे आपका है ना कमरा होता है, कमरा, तो वो क्या है? घनाभ है। और घनाभ में मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सिर्फ 4 दीवारियों की बात कर रहा हूँ कि ये आमने सामने, है ना, आमने और सामने की दीवारें, आमने और सामने की दीवारें, ठीक है, साइड में, और इस वाली साइड की दीवार। तो यहां पर इसको हम क्या बोलते हैं? है ना, इसका हमारे पास क्या एरिया होता है? 4 दीवारों का क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। या फिर आप क्या लिखते हैं? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है इसमें कि 2 हमारे पास आ जाएगा 2 × H, और ब्रैकेट में आ जाएगा L प्लस बी। ब्रैकेट में आ जाएगा बेटा L प्लस बी, ठीक है।
तो ये हमारे पास क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब 4 दीवारों का क्षेत्रफल। ऐसे ही अगर मैं घन की बात करता हूँ, घन की, तो घन में भी हमारे पास यही फॉर्मूला आता है ना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब 4 दीवारों का क्षेत्रफल। और 4 दीवारों की बात करेंगे तो बेटा यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 दीवारें थी हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 4 दीवारें हैं तो 4a स्क्वायर। क्या ये दोनों समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? चलिए, ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ किसकी, बेलन की, है ना, बेलन की अगर मैं बात करूंगा तो बेलन में भी हमने पढ़ा हुआ है क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। कि बेलन की अगर बात करेंगे तो बेलन में हमने देखा कि हमारे पास इस तरीके का ये बेलन होता है, ठीक है, ये बेलन होता है। इसमें हमारे पास क्या क्या दिया होता है, इसमें हमारे पास एक तो त्रिज्या दी होती है और इसकी हाइट दी होती है, ऊंचाई दी होती है। कि यहाँ पर ये त्रिज्या आर मैं बोलता हूँ इसको, और ये मैं बोलता हूँ कि इसकी हाइट है, ऊंचाई है एच। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। तो क्या होगा बेटा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr h, आपने देखा होगा यही होता है 2πr h। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होता है बेटा 2πr h। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा अभी। तो ये मैंने इसका है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला। अब इसके बाद मैं अगर बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं, है ना, टोटल कितना है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये तो हमने बेलन का क्या निकाला है, बस ये वाला निकाला है ना, क्षेत्रफल। ये जो हमारे पास आगे का जो पोर्शन होता है ना, इसका हमने क्षेत्रफल निकाला है। अभी जब हम पूरे के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हम ऊपर वाला भी लेंगे, ये वाला ऊपर वाला भी लेंगे और ये नीचे वाला भी लेंगे। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ऊपर के दो ऊपर वाला वृत्त आ जाएगा और नीचे वाला वृत्त आ जाएगा, ठीक है, ऊपर वाला वृत्त आ जाएगा और नीचे वाला वृत्त आ जाएगा। तो मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा 2πr h प्लस ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल πr² और नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल भी क्या होगा, πr² होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2πr h और प्लस ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा 2r² हो जाएगा। अब यहां से हम है ना इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं कि 2π, एक तो 2π कॉमन आ रहा है और यहां से r देखेंगे तो r भी कॉमन आ रहा है। तो हमारे पास बचेगा क्या, h प्लस r। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा 2πr और ब्रैकेट में h प्लस r। तो ये बातें बेटा ध्यान रखनी है आपको। इतना समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब आगे आ जाते हैं और इसका है ना क्वेश्चन कर लेते हैं हम। इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया है। अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। चलिए, तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे तो शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था, है ना। क्या नाम है, शांति स्वीट स्टॉल, है ना, मिठाई के डिब्बे बनाने के लिए क्या दे रहा था, ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी, है ना, 2 तरीके के डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बे की माप, है ना, जो बड़ा वाला जो डिब्बा है, जो बड़ा वाला डिब्बा है उसकी जो माप दी हुई है, उसकी माप दे रखी है बेटा। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो ये बड़े वाले डिब्बे की बात कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर बड़े डिब्बा लिख दिया, बड़ा डिब्बा, बड़ा डिब्बा, है ना, बड़े डिब्बे। तो ये मैंने लिखा बड़े डिब्बे। तो यहाँ पर बड़े डिब्बे की जो माप है वो कितनी दी हुई है बेटा, 25, 20 और 5, है ना। मतलब उसकी जो लंबाई दी हुई है वो 25 सेंटीमीटर दी हुई है, उसकी जो चौड़ाई दी है वो कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर दी है, और उसकी ऊंचाई दी हुई है बेटा 5 सेंटीमीटर।
ये आया है समझ में कि उसकी लंबाई दी है 25, उसकी चौड़ाई दी है 20 और उसकी ऊंचाई दे दी है बेटा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक डिब्बा है। ऐसे ही छोटे डिब्बे की माप, एक और डिब्बा है बेटा लेकिन वो छोटा डिब्बा है, उस छोटे डिब्बे की माप हमें दी हुई है। ये छोटा डिब्बा, इस छोटे डिब्बे की माप दी है कि लंबाई तो दी है 15, चौड़ाई दी है 12 और ऊंचाई दी है बेटा 5, फिर से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये छोटा डिब्बा है, छोटा डिब्बा, छोटा डिब्बा। अब यहाँ पर क्या बोला कि सभी प्रकार की अतिव्यापकता ओवरलैप के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। मतलब बनाने में इसमें जो एक्स्ट्रा जो गत्ता लगेगा, जो फालतू का जो गत्ता लगेगा, वो कितना लगेगा बेटा? 5% लगेगा। क्या ये लाइन समझ में आई है बेटा सभी बच्चों को? कि यहाँ पर बोला गया है कि जो भी एक्स्ट्रा जो गत्ता लगेगा डिब्बों को बनाने के लिए वो 5% ज्यादा लगेगा। ठीक है, उसके बाद बोला गया यदि गत्ते की लागत 4 रुपए प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने की कितनी लागत आएगी। मतलब 250 डिब्बे तो ये भी बनाने आपको और 250 डिब्बे ये बनाने, तो इन दोनों को बनाने के लिए कितने रुपए आपके पास लगेंगे। आया बेटा समझ में? क्वेश्चन समझ में आया? वेरी गुड। तो हमें 250 डिब्बे, 250 डिब्बे बड़े और 250 डिब्बे छोटे बनाने के लिए कुल कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे वो बताने, वो बताने। ठीक है, तो अभी हम पहले बड़े वाले डिब्बे की बात कर लेते हैं, बड़े डिब्बे की बात कर लेते हैं और बड़े डिब्बे का हम निकाल लेते हैं क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बड़े डिब्बे का निकाला पृष्ठीय क्षेत्रफल, बड़े डिब्बे का निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। और सभी बच्चों को पता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH और प्लस HR। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, रख देंगे कि 2L दिया हुआ है बेटा 25, B दिया हुआ है 20, ठीक है, प्लस BH, B यानी कि 20 और H दिया हुआ है 5, प्लस H दिया हुआ है 5 और L दिया हुआ है 25। तो ये तो आ गया बेटा बड़े डिब्बे के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल। बड़े डिब्बे के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो बेटा आ जाएगा कितना? 25 दूनी 50 और ये 0, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा 5 दूनी 10 मतलब कि 100, ये आ जाएगा 25 पंजे 125। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इनको अगर हम जोड़ देते हैं तो 500 और 100 600 725, तो ये आ जाएगा बेटा 725। बताइए क्या इतना समझ में आया है सभी बच्चों को? वेरी गुड। अब 2 से अगर हम गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं इसको, तो 2 से गुणा करने के बाद आएगा 2 पंजे 10, 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 सत्ते 14, तो 1450 आ गया बेटा, है ना, 1450 आ गया। अब ये क्या आया है? इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये आया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास कुल कितने डिब्बे हैं बेटा? बड़े डिब्बे, कुल हमारे पास बड़े डिब्बे कितने हैं? 250 डिब्बे। कुल हमारे पास जो बड़े डिब्बे हैं वो 250 हैं। तो 250 डिब्बों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 250 डिब्बों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। तो 250 डिब्बे को निकालना है। ये तो बेटा एक डिब्बे का आया है कि इस एक डिब्बे को बनाने के लिए कितना गत्ता लग रहा है? 1450 सेंटीमीटर गत्ता लग रहा है। तो 250 डिब्बे बनाने के लिए कितना लगेगा? तो 250 से हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, 250 से हम गुणा कर देंगे। बताइए बेटा आया है समझ में ये सभी बच्चों को? यस सर। तो 0 0, 25 की गुणा करेंगे 5 में, 25 पंजे 125 का 5 हासिल लगेगा 12, 25 चौका 100 और 12 112, ठीक है, हासिल लगेगा 2, वो 11 हासिल लगेगा 11 और 25 से कम 25 और 11 36। तो ये आ गया बेटा आपके पास 3,62,500 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता लगेगा। तो 250 डिब्बों को बनाने के लिए कितना लग रहा है बेटा? 3,62,500 सेंटीमीटर का गत्ता लगने वाला है। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी किसके? बड़े डिब्बे की। अब हम बात करेंगे छोटा डिब्बा, जो ये छोटा डिब्बा है। तो इस छोटे डिब्बे को बनाने के लिए कितना गत्ता लगेगा? तो उसके लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? छोटे डिब्बे का।
पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे हम, और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो फिर से वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, LB प्लस BH और प्लस HF। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा बेटा 2 गुणा L हमारे पास कितना दिया हुआ है, L हमें दिया हुआ है 15, B हमें दिया हुआ है 12, प्लस B दिया है 12, H दिया हुआ है 5, प्लस ऐसे ही अगर मैं बात करूंगा कि H दिया हुआ है 5 और L दिया हुआ है 15, तो अब यहां पर गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 12 पंजे 60, 0 हासिल 6, 12 कम 12 और 6 18, प्लस 12 पंजे 60 है ना, 12 पंजे 60 प्लस 15 पंजे 75। अब इनको अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 180 और 60, 180 और 60 तो बेटा 240 हो जाएंगे, 240 में 75 को हमें जोड़ना है तो हमारे पास आ जाएगा 5, 1 और 3, 315 आ गया बेटा। अब 2 की गुणा कर देंगे तो 630, 2 की गुणा करा तो बेटा 630 आ गया। ठीक है, तो ये एक डिब्बे का आया है बेटा, एक डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है। ऐसे ही अगर हमें क्या निकालना है, 250 डिब्बे के क्षेत्रफल निकालना है, सर इसे गुना कर दो। क्षेत्रफल का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये 250 छोटे डिब्बे हैं बेटा, छोटे डिब्बों की बात कर रहे हैं हम, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल 250 डिब्बों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 250 से गुणा कर देंगे सिंपल। तो 250 से आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। अब यहाँ पर अगर हम गुणा कर रहे हैं तो 25 या 75 का 5 हाथ आएगा, हासिल 7। ठीक है, 25 छिक्का 150, 150 और 7 यह आ जाएगा 157, 157 आ गया। मतलब आपके पास आ गया है 1,57,500 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता आएगा। ठीक है, इतना गत्ता लगेगा बेटा। अब मैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात करूं, बड़े और छोटे सबको मिला देता हूं, है ना, दोनों को मिला देता हूं, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां पर आया था कितना, यहां पर आया था 3,62,500, 3,62,500 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस यहां पर आया है 1,57,500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो 0 0, 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 7 7 और 2 9 और 1 10 की 0 हासिल 1। ठीक है, 6 और 6 12, 12 का 2 हासिल 1। ठीक है, 3 और 1 4 और 1 5, तो ये आ गया बेटा 52, यहां पर आ गया 5,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता आ गया। तो बड़े और छोटे डिब्बों को बनाने के लिए हमें इतने गत्ते की जरूरत होगी। ठीक है, इतने गत्ते की जरूरत होगी। एक बार फिर से जोड़ लेंगे, 2 0, 5 5 10 की 0 हासिल 1, 7 और 2 9 1 और 7 और 2 9 और 1 10 की 0 हासिल 1। ठीक है, उसके बाद 5 और 6 11 और 1 12, 12 का 2 हासिल 1, और यहाँ पर हमारे पास 3 और 1 4 और 1 5, तो ये आ गया बेटा हमारे पास। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आगे बोला गया है कि सभी प्रकार के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। मतलब इतना गत्ता तो लगेगा लगेगा, 5% और ज्यादा लगेगा। तो परसेंट बेटा निकालना आता है आप सभी बच्चों को, कि मैं अगर आपसे बोलूं कि 100 का 5% कितना होगा, तो 100 का 5% मतलब 100 गुणा 5 बटे 100, है ना, यानी कि 5 ही होगा। जैसे मैं अगर बोलता हूं कि 500 का 5% कितना होगा, तो 5 बटे 100 आ जाएगा। तो 2 0 से 2 0, 5 पंजे 25, 25 होगा बेटा। इस तरीके से आता है सभी बच्चों को परसेंटेज निकालना। तो 5% अधिक गत्ता लगेगा। ठीक है, अधिक गत्ता लगेगा, तो 5% निकाल लो पहले आप। किसका निकालना है, इसका, कुल गत्ते का 5% लगेगा, तो 5% है ना, इसका 5%, कुल गत्ते का 5%, कुल गत्ते का 5%, 5%, तो 5% निकालेंगे आप, 52, 5,20,000 है ना, 5,20,000 गुणा 5 बटे 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, गुणा कर देंगे 0 0, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 5 पंजे 25, 25 और 1 26, तो 26,000 आ गए बेटा, है ना, 26,000, 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना गत्ता और ज्यादा लगेगा, है ना, इतना गत्ता और ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर अब कुल गत्ते कितना आ जाएगा,
कुल आ जाएगा कुल गत्ते का क्षेत्रफल, है ना, कुल गत्ते का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा कि 5% ये वाला, और हमारे पास कुल आया था कितना, 5,20,000, 5,20,000, और प्लस यहाँ पर आ जाएगा कितना, 26,000, 26,000। अब दोनों को जोड़ देंगे, और दोनों को जोड़ा तो 5,46,000 आ गया बेटा, 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए, तो कुल गत्ता हमारे पास इतना आया है। ठीक है, इतना समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यहां तक समझ में आया है? समझ में? सर पीछे वाला पेज 5% वाला फिर से देख लेंगे बेटा कि 5% निकालना है इसका, तो 5/100 करना है। 100 मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, और 5 की गुणा कर देंगे आप। 5 की जीरो में करेंगे 0, 5 की जीरो में करेंगे 0, 5 दूनी 10 की जीरो हासिल 1, और 5 पंजे 25 और 1 26, तो 26,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता ज्यादा लगेगा। तो इसको आप जोड़ देंगे कुल गत्ते में, तो आ गया आपके पास 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ता आ गया आपके पास। मतलब कुल डिब्बे बनाने के लिए आपको इतने गत्ते की जरूरत पड़ेगी, है ना, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया है निकालने के लिए? आपको निकालने के लिए बोला गया है, यदि गत्ते की लागत 4 रुपए प्रति 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने में कितनी लागत लगेगी। ठीक है, तो यहां पर आपको दे दिया गया है, यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको दिया है 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की जो लागत है ना, गत्ते की लागत वो आपको दे दी गई है। वो आपको कितनी दी गई है? वो आपको दी गई है 4 रुपए, वो आपको 4 रुपए दी गई है। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं बात करूंगा कि जैसे मैं यहां पर बोलता हूं आपको कि 10 चॉकलेट, है ना, 10 चॉकलेट कितने की है बेटा? 50 रुपए की है। तो यहां से अगर आप एक चॉकलेट निकालेंगे तो कितने की होगी? क्या करते हैं बेटा, डिवाइड करते हैं ना, ऐसे आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ऐसे ही आपको यहां पर भी करना है कि 1,000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत है 4 रुपए, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की कीमत कितनी होगी? लागत कितनी आ जाएगी बेटा? 4/1000, 4/1000 रुपए आ जाएगी। बताइए, आया है समझ में ये? तो यहां पर आपको तो टोटल गत्ते की निकालना है ना, तो टोटल गत्ता कितना है बेटा हमारे पास? 5,46,000। तो 5,46,000 गत्ते की जो कीमत है ना, गत्ते की जो लागत है, वो कितनी लागत आएगी गत्ते की लागत? तो वो लागत आ जाएगी बेटा, आपको गुणा करना पड़ेगा कि 4/1000 गुणा 5,46,000। ठीक है, अब 3 जीरो से 3 जीरो बेटा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास आ गया बेटा कि 4 गुणा 546, 4 गुणा 546 गुणा कर देंगे बेटा। अब गुणा करेंगे तो 4 छिंग 24, 24 का 4 हासिल 2, 4 चौक 16, 16 और 2 18 का 8 हासिल 1, 4 पंजे 20 और 1 21। तो ये आया है बेटा 2184 रुपए। मतलब सारा डिब्बा बनाने के लिए, है ना, मतलब 500 डिब्बे बनाने के लिए आपके पास जो लागत है वो कितनी लग रही है? 2184 रुपए, 2,184 रुपए लग रहे हैं। बताइए बेटा, आया है समझ में सभी बच्चों को? यहां तक बताएंगे बेटा सभी बच्चों को समझ में आया है कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को करना था? अगर किसी भी बच्चे का डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आया है तो पूछ लेंगे बेटा कि कहां तक आपको समझ में आया है और कहां तक आपको समझ में नहीं आया है। चलिए, तो यहां तक समझ में आ गया है तो बेटा अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, अच्छा, अगले क्वेश्चन को करने से पहले इसी क्वेश्चन को एक बार आप देख लेंगे कि आपको क्या करना था। यहाँ पर आपको क्या करना था, क्वेश्चन में एक बार पढ़ लेंगे ध्यान से कि यहाँ पर आपको बोला गया था कि शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा है। ठीक है,
तो बड़े डिब्बे की जो माप है वो ये दी हुई है। बड़ा डिब्बा, दो तरीके के डिब्बे हैं बेटा, एक बड़ा डिब्बा है और एक है बेटा छोटा डिब्बा। बड़े डिब्बे हैं और एक कैसे है बेटा, छोटा डिब्बा है। तो बड़े डिब्बे की माप ये है और इस तरीके के 250 डिब्बे आपको बनाने हैं। ऐसे ही छोटे डिब्बे भी आपको 250 बनाने हैं। तो दोनों को बनाने के लिए कितने रुपए लगते हैं वो आपको बताना है। तो उसके लिए हमने क्या किया था, पहले बड़े डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला। तो ये आया था बेटा, एक डिब्बा बनाने के लिए आपको इतने गत्ते की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने 250 से गुणा किया, तो 250 से गुणा करने के बाद ये आ गया बेटा, मतलब 250 डिब्बे, 250 बड़े डिब्बे बनाने के लिए इतने गत्ते की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही मैंने क्या किया, अब छोटे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला। तो एक डिब्बे को बनाने के लिए 630 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की जरूरत पड़ेगी। अब 250 डिब्बे बनाने के लिए 250 से गुणा किया, तो ये आया 1,57,500 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, मतलब दोनों को मैंने जोड़ दिया और दोनों को जोड़ने के बाद आया ये। उसके बाद यहां से बोला गया था कि 5% ज्यादा लगता है गत्ता, इतना गत्ता तो लगेगा ही लगेगा। उसके बाद बोला गया कि 5% और ज्यादा लगेगा। तो हमने इसका 5% निकाला पहले और फिर हमने कुल गत्ते का क्षेत्रफल निकाल लिया कि 26,000 ये और 5,20,000 ये, तो दोनों को जोड़ दिया। तो यहाँ पर कुल गत्ता हमारे पास लग रहा है 5,46,000। अब यहाँ पर हमें दिया गया था कि 1,000 सेंटीमीटर गत्ते की लागत है 4 रुपए, मतलब 1,000 सेंटीमीटर गत्ता वो अगर लगाते हैं तो उसके 4 रुपए लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत कितनी हो जाएगी, 4/1000 हो जाएगी। अब यहां से हम निकालेंगे कि एक चॉकलेट की कीमत इतनी है, तो 5,46,000 चॉकलेट की कीमत कितनी होगी, उसको हमें क्या करना है, गुणा कर देना है। तो ऐसे ही हमने गुणा कर दिया कि 5,46,000 सेंटीमीटर गत्ते की जो लागत है वो गुणा करके हमने निकाला। तो हमारे पास आया 2,184 आ गया। ठीक है, तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 7। अब आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं बेटा। चलिए तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के आकार के ढांचे जैसा, ना संदूक का आकार तो देखा ना बेटा, इस तरीके से घनाभ होता है ना, घनाभ होता है, घनाभ ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है, जो कार को चारों ओर से और ऊपर से ढक सके। मतलब जो कार है बेटा, उस कार को वो चारों तरफ से और ऊपर से ढक सके। नीचे से तो ढकने की जरूरत नहीं होती ना कार को। आ रहा है ना बेटा समझ में सभी बच्चों को, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको। चल, चारों ओर से और ऊपर से ढक सके, है ना। समान वाला फलक लटका हुआ होगा जिससे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है, यह मानते हुए कि सिलाई के समय लगा तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। मतलब जब हम उसको सिलेंगे तो वो जो छोटा सा कपड़ा हम दबाकर सिलते हैं उसको आपको नगण्य मान लेना है ना, नगण्य मान लेना, मतलब मानना ही नहीं है कि वो कपड़ा हमने लगाया है। आधार विमाओं, तो यहाँ पर जो विमाएं दी गई हैं वो दी गई है 4 मीटर, 3 मीटर और 2.5 मीटर वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी, है ना, कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि किसी भी गाड़ी को कवर करने के लिए आपको बस चारों तरफ से कवर करना है और ऊपर से कवर करना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, चारों तरफ से कवर करेंगे और ऊपर से कवर करेंगे, नीचे से नहीं करेंगे बेटा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले चारों दीवारों का निकाल लीजिए आप। चारों दीवारों का क्या निकाल लेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। और उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा रखा है। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था क्या, कि यहां पर सबसे पहले तो दिया क्या गया है वो लिख लेंगे। दिया है लंबाई दी है 4 मीटर, है ना, चौड़ाई दी है 3 मीटर और ऊंचाई दी हुई है बेटा 2.5 मीटर। अब क्या करेंगे आप, पहले 4 दीवारों का, है ना, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल। तो इसका मैंने आपको लिखवाया था, घनाभ का क्या होता है 2h और ब्रैकेट में l प्लस बी, 2h ब्रैकेट में l प्लस बी। तो निकाल लीजिए कि 2 गुणा h, h दिया हुआ है बेटा 2.5, l दिया हुआ है आपके पास 4 और b दिया हुआ है 3। तो 2.5 की गुणा अगर 2 में करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखो 2 पंजे 10,
है ना। 2.5 की गुणा अगर हम करते हैं 2 में, पॉइंट हटा के आप 0 लगा लीजिए, तो 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10 और 2 से 2 कैंसिल, तो 5 आ जाएगा। 5 आ गया बेटा। अब 4 और 3 7, तो ये आ गया बेटा 14। ठीक है, 14 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर ये आ गया बेटा 4 दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, 4 दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन आपको तो ऊपर का भी निकालना है ना, ऊपर का भी निकालना है। तो जब हम घनाभ बनाते हैं तो ऊपर बेटा ये जो ऊपर वाला हमारे पास ये दिया हुआ है, ये क्या होता है बेटा, आयत होता है। ये क्या होता है, आयत। और आयत में आप सभी बच्चों को पता है कि आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई। तो ऊपर वाले फलक का क्षेत्रफल, है ना, फलक का क्षेत्रफल, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बेटा आपके पास L गुणा B, है ना। यही होता है क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। तो L आपको दिया हुआ है कितना, 4 दिया हुआ है, B दिया हुआ है 3, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 आ गया बेटा। ठीक है, 4 तिया 12। तो अभी हम इनको जोड़ देंगे, तो कुल क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा, है ना। कुल क्षेत्रफल मेरे पास आ जाएगा कितना, 14 + 12, यानी कि आपके पास आ गया 26 मीटर स्क्वायर। 26 मीटर स्क्वायर। बताइए, तो कुल जो तिरपाल है बेटा वो कितने की जरूरत पड़ेगी, वो जरूरत पड़ेगी आपको 26 मीटर स्क्वायर तिरपाल की जरूरत पड़ेगी। आया है बेटा समझ में, बताइए कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। वापस से समझ लेंगे। आपको दिया हुआ है कि एक गाड़ी को हमें क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, नीचे से नहीं करना है, बस चारों तरफ से और ऊपर से करना है। तो उसके लिए LBH हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपने 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकाला। 4 दीवारों का क्षेत्रफल का बेटा ये फॉर्मूला याद रख लेना है आपको, क्या होता है 2H और ब्रैकेट में L + B। ठीक है, H की जगह पर H रखा, हमारे पास कितना है 2.5, L रखा, B रखा और गुणा करके हमारे पास आ गया है कितना, 14 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 14 मीटर स्क्वायर। ऐसे ही ऊपर वाले क्षेत्र का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है ऊपर वाले फलक का। तो वो होता है L गुणा B। L दिया हुआ है 4, B दिया हुआ है 3, ये आ गया 12 मीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा बेटा 26 मीटर स्क्वायर। बताइए, क्या क्लियर है बेटा सबको, यहां तक समझ में आया बेटा सभी बच्चों को कि कैसे आपको क्वेश्चन नंबर 8 करना था। वेरी गुड। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा, अभी अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, है ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और अगली एक्सरसाइज हमारे पास है, क्या है बेटा, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7, है ना। तो 22/7 ही लेना है आपको। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे बेलन। बेलन देखेंगे बेटा, बेलन। तो बेलन के लिए मैंने बताया आपके पास कि आपके पास 2 क्षेत्रफल होते हैं। एक तो होता है बेटा ये जो चारों तरफ का जो क्षेत्रफल है, ऊपर और नीचे को छोड़कर, ऊपर वाले और नीचे वाले को छोड़कर ये जो चारों तरफ का आपके पास होगा। जैसे आप ग्लास ले सकते हैं, गिलास के ऊपर वाले भाग को और नीचे वाले भाग को छोड़कर ये जो राउंड वाला जो भाग बचा है आपका, ये वाला होता है बेटा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। क्या लिखते हैं बेटा आप, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। और वो हमारे पास होता है, वो हमारे पास होता है 2πRh। और जब हम निकालते हैं बेलन का संपूर्ण, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो क्या होता है बेटा, वो होता है कंप्लीट। जो ग्लास आपने देखा उसमें सारा सब कुछ, ठीक है, सब कुछ आता है, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भाग भी। तो वो मैंने आपको बताया था कि 2πRh तो आएगा ही आएगा, प्लस ऊपर एक सर्कल बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है, नीचे भी एक वृत्त बना हुआ है, तो 2πr² आ जाएगा, है ना। πr² ऊपर का और πr² नीचे का, तो ये हो जाएगा बेटा 2πr²। तो ये रहा 2πr²। अब दोनों में से 2πr कॉमन आ रहा है और ब्रैकेट में h + r बच रहा है। तो ये होता है बेटा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी
अभी आ जाते हैं आगे। अब हमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर है, बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो बेलन का जो आधार है, आधार तो बेटा ये है ना, ये आधार है, और आधार क्या है बेटा, वृत्त है। आधार दिया हुआ है वृत्त, उसका हमें क्या निकालना है, व्यास निकालना है। और सभी बच्चों को पता है कि वृत्त में ये तो बेटा त्रिज्या होती है, और जब हम त्रिज्या को डबल कर देते हैं तो हमारे पास व्यास आ जाता है, डी आ जाता है। तो डी बराबर होता है 2r। ठीक है, डी बराबर होता है 2r। तो हमें डी निकालना है, व्यास निकालना है। तो यहां हम बात कर रहे हैं ऊंचाई की, तो दिया क्या गया है वो लिख लेंगे पहले। तो यहां हमें दिया है ऊंचाई दी है 14 सेंटीमीटर, है ना, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें पता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, 2 पाई आर एच होता है। लेकिन ये हमें दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया गया। तो बेलन का आधार का व्यास निकालना है। तो हमें पता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच बराबर कितना दिया है, 88। हमें एच दे दिया गया है, एच कितना है, 14। तो मैंने एच की जगह पर लग दिया 14 बराबर 88। ठीक है, तो 2 पाई आर बराबर आ गया 88/14। ठीक है, 88/14। तो यहां बेटा हमारे पास आ गया 88/14। ठीक है, अब इससे अगर हम डिवाइड करते हैं इसको, तो यहां पर आपको क्या निकालना है, आर निकालना है। आर निकालना है बेटा आपको यहाँ पर। तो आर निकालना है, तो मैं यहाँ पर पाई की जगह पर लिख सकता हूँ 22/7। देखो 22/7 में लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ बताइए, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 रखना है। पाई की जगह पर आपको कितना रखना है, 22/7 रखना है। आ रहा है बेटा ये समझ में सभी बच्चों को? चलिए वेरी गुड। तो यहाँ पर अब सामने सामने ये बात ध्यान रखना कि जब भी आपके पास इस तरीके के नंबर आ जाते हैं, है ना, तो आप सामने सामने डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, आप सामने सामने डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 7 एकम 7 और 7 एकम 7 ऐसे। तो हमने सामने सामने डिवाइड कर दिया कि 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, ऐसे ही इसको डिवाइड कर दिया 22 से, कि 22 को इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 22 चौक 88। फिर 2 से ये डिवाइड हो गया, 2 दूनी 4, फिर 2 से ये डिवाइड हो गया, तो बेटा एक आंसर आ गया आपके पास कि आर बराबर आ गया 1। ठीक है, आर बराबर 1 आ गया। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा ना, तो यहाँ पर 1 बचा है। कुछ भी नहीं बचा है तो 1 बचा है। ऐसा मत करना कि 0 बचा देना, 1 बचा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, जब डिवाइड करते हैं तो 1 बचता है, लेकिन जब हम ऐसे माइनस करते हैं तो 0 बचता है। जब हम माइनस करते हैं, घटाते हैं, जोड़ते हैं, तब हमारे पास 0 बचता है। तो हमें पता है व्यास बराबर क्या होता है, 2r होता है। तो r की जगह पर 1 रख दिया मैंने, यानी d बराबर कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। तो व्यास हमारे पास आ गया है 2। बताइए समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? समझ में आया है कि कैसे हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है? अभी भी अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लेंगे बेटा। चलिए, तो कोई डाउट नहीं है बेटा, तो आगे आ जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है ना। क्या बनाई जानी है बेटा, टंकी बनाई जानी है। तो ये बेलनाकार टंकी है, इसको बनाना है। धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची, तो इसकी जो ऊंचाई है वो तो बेटा दे दी है 1 मीटर ऊंची, और 140 सेंटीमीटर व्यास। तो इसका जो व्यास है, व्यास मतलब यहां से लेकर यहां तक, वो कितना है, 140। मतलब हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है ऊंचाई 1 मीटर और व्यास यानी कि d बराबर 140
सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर, तो दोनों को बेटा एक सेम बनाना है, या तो मीटर में बनाना है या सेंटीमीटर में। तो मैं इसको अगर सेंटीमीटर में बदलता हूं तो 100 से मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा बेटा क्या, 1.5, है ना, 1.5 सेंटीमीटर आ गया, 1.5 मीटर। अब मेरे को क्या निकालना है, रेडियस निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है, तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.7। तो 0.7 मीटर आ गई है त्रिज्या, है ना, इसकी रेडियस आ गई है 0.7 मीटर। अब इस कार्य को करने के लिए कितने मीटर की चादर की जरूरत होगी वो हमें बताना है ना। तो टंकी तो हमें पूरी टंकी बनानी है ना, ऐसा तो नहीं करना कि बस बाहर वाला ये जो राउंड वाला है इसको ही बनाना है, सब बनाना है, ऊपर वाला पार्ट भी बनाना है, नीचे वाला भी, और सब ये चारों तरफ का भी, तो सब बनाना है, मतलब संपूर्ण बनाना है, पूरा बनाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेलन का संपूर्ण प्रश्न निकालना पड़ेगा। ठीक है, बेलन का संपूर्ण प्रश्न, और वो होता है क्या, 2πr और ब्रैकेट में r+h। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2π की जगह पर 22/7 और r की जगह पर 0.7, यहाँ पर भी 0.7 और प्लस h दिया हुआ है बेटा कितना, 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने पॉइंट हटा दिया यहाँ से, ये 0 बढ़ा दिया। अब मेरे पास आ गया 2 गुणा 2। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा कितना, देखो 7 से तो 7 कैंसिल हो रहा है, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4/10 गुणा, यहां से आ जाएगा 1.7। ठीक है, क्योंकि इनको अगर हम जोड़ेंगे तो 1.7 आएगा, तो पॉइंट हटा देंगे यहाँ से तो 0 आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, गुणा करना है, 4 की, ये बेटा कितना होगा, यहाँ पर जब हमने 2 से गुणा किया था तो बेटा ये 44 आया था। ठीक है, तो यहाँ पर 44 आएगा। अब 44 और 17 की गुणा कर लेंगे बेटा पहले, 44 और 17 की, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68, 68 का 8 हासिल 6, 17 चौक 68 और 6 74 आ गया बेटा। अभी क्या करना है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, तो ये आ जाएगा 7.48 मीटर स्क्वायर। तो इतने चादर की जरूरत होगी बेटा। ठीक है, इतने चादर की जरूरत होगी किसको बनाने के लिए, इस टंकी को बनाने की, इस टंकी को बनाने के लिए 7.48 मीटर स्क्वायर की चादर की जरूरत होगी। बताइए क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को, ये वेरी गुड बेटा। अभी भी अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लेंगे। चलिए, तो कोई डाउट नहीं है तो बेटा आगे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है बेटा वो है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा ये। तो यहां पर क्या करना है बेटा आपको, धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा, ये 77 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब जो दे दिया गया है बेटा उसको आप लिख लेंगे पहले। इसकी ऊंचाई हमें दे दी है 77 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास, अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास का मतलब है कि ये जो आपके पास पाइप है वो खोखला है, खोखला का मतलब कि यहाँ पर सॉलिड नहीं है एकदम, कि इस तरीके का पाइप है। ठीक है, ऐसा पाइप दिया हुआ है आपके पास। बताइए समझ में आया बेटा सबको, ये इस तरीके का पाइप दिया हुआ है, मतलब देखो यहाँ पर इस पाइप में ऊपर की साइड अगर हम देखेंगे तो 2 तो सर्कल आपको दिख रहे हैं, 2 वृत्त दिख रहे हैं, 2 ही आपको यहाँ पर दिख रहे हैं बेलन। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इसके अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास,
आंतरिक व्यास मतलब इसका जो व्यास है, इसका व्यास दिया हुआ है अंदर वाले का, वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है आंतरिक व्यास। तो ये अंदर वाले बेलन की बात कर रहे हैं, आंतरिक बेलन लिख दिया मैंने, ठीक है। आंतरिक बेलन, आंतरिक बेलन ऊंचाई तो बेटा यही रहेगी, लेकिन आंतरिक व्यास हमारे पास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या यहां से आ जाएगी बेटा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और बाहरी व्यास, ऐसे ही मैं बाहरी बेलन की बात कर रहा हूं, एक अंदर की साइड आपको बेलन दिख रहा है और एक बाहर की साइड में बेलन दिख रहा है, बाहरी बेलन। तो बाहरी बेलन की ऊंचाई भी बेटा यही रहेगी सेम 77 सेंटीमीटर, लेकिन जब व्यास की बात करेंगे तो व्यास दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर, और जब हम इसको रेडियस निकालेंगे तो 2 से भाग करेंगे, और 2 से भाग करेंगे तो 2.2 आ जाएगा, 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहां से क्या बोला है निकालने के लिए, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो निकाल दीजिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो हमें पता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच होता है बेटा, तो यहां पर रख दो 2 पाई आर एच। तो 2 पाई पाई की जगह पर 22/7 इंटू आर, आर की जगह पर 2 आ जाएगा, एच एच की जगह पर आ जाएगा 77। तो अभी यहां पर देखो 7 से डिवाइड हो गया, 7 1 7, 7 1 7, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ये आ जाएगा कितना 44, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 22। अब इनको मल्टीप्लाई कर देना है, 44 और 22 को मल्टीप्लाई करना है, 4 8 8 8 8, यानी ये आ गया बेटा 6 और 9, यानी कि 968 आ गया बेटा, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही अब मैं बात करूंगा यहां पर बाहरी की, कि बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका फॉर्मूला भी हमारे पास क्या होगा 2 पाई आर एच होगा, ठीक है। 2 पाई आर एच यानी 22/7 इंटू आर की बात करेंगे तो आर आ जाएगा बेटा 2.2, और एच की बात करेंगे तो 77। तो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब आ गया बेटा आपके पास क्या 2 गुणा 42, ठीक है। तो 2 गुणा 22, और यहां से मैंने पॉइंट हटा दिया तो नीचे 0 आ गया, ठीक है, गुणा 22 और गुणा 11। अब देखो यहां पर क्या करना है आपको, और बटे में मेरे पास कितना आ रहा है, बटे में आ रहा है मेरे पास 10, ठीक है। अब इनकी गुणा कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 22 गुणा 22 गुणा 22, देखो 2 की गुणा कर दिया मैंने 11 में तो 22 आ गया, ठीक है। 22 की गुणा 22 में करेंगे तो 484 आएगा, और गुणा 22/10, तो इसकी गुणा कर दीजिए, पहले गुणा करेंगे तो 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 से करेंगे 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल 1, है ना, 2 चौक 8 और 1 9, इनको सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 8, 14 का 4 हासिल 1, 15 1 16 का 6 हासिल 1, ठीक है 10। तो ये आ जाएगा बेटा कितना, ये आ गया आपके पास 10648 डिवाइडेड बाय 10, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, तो 1064.8। तो ये आ गया बेटा क्या, बाहरी। देखो ये दो तो हमें निकालने थे, क्या निकालना था, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। आया है बेटा समझ में इतना। अब हमें निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए बेटा यहां पर ध्यान रखेंगे कि ये जब आपके पास इस तरीके के 2 वृत्त आ जाते हैं, एक वृत्त के अंदर एक वृत्त, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल हो जाता है बेटा क्या, पाई, है ना, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैसे कि बड़े वाले वृत्त का क्षेत्र त्रिज्या है बेटा आर, कैपिटल आर, और छोटे वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है। तो दोनों को हमें क्या करना पड़ता है, बड़े वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना पड़ता है,
और उसमें से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं, तब हमारे पास ये आता है, तो माइनस पाई आर स्क्वायर ऐसे। तो पाई कॉमन ले लिया तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बताइए समझ में आया सबको? क्या ये समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? वेरी गुड। तो यहाँ एक बार और आप समझ लेंगे कि जब भी आपके पास इस तरीके से आता है कि दो वृत्त है और यहाँ पर आपको क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये जो हमारे पास चारों तरफ ये वाला जो पाथ दिया गया है, रास्ता दिया गया है इसका, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे कैपिटल आर स्क्वायर, और छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे पाई आर स्क्वायर। दोनों में पाई कॉमन आ जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब यहाँ पर कुल क्षेत्रफल निकालना है ना, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए आप यहाँ पर चेक करो कि एक तो बेटा ऊपर दिया हुआ है ऐसे ही, और एक नीचे दिया हुआ है, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, तो ऊपर वाले का तो अभी हमने निकाला पाई और ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब नीचे भी तो ऐसा ही है, सेम है ना बेटा नीचे भी। तो नीचे के लिए हम क्या करेंगे, ट्वाइस लगा देंगे, ऐसे ट्वाइस लगा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आंतरिक लिखेंगे पहले, तो आंतरिक जो अंदर का निकाला था हमने, प्लस बाहरी निकालेंगे बाहरी, और प्लस निकालेंगे ऊपर और नीचे वाली सतह का क्षेत्रफल, है ना, ऊपर तथा नीचे की सतह का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, आंतरिक आया है 968, ये आया था 1064.8, और प्लस यहां पर आ जाएगा ट्वाइस, है ना, ट्वाइस पाई और ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बताइए क्या समझ में आया बेटा ये सभी बच्चों को? यहां तक समझ में आ गया बेटा? अब इनको अगर हम जोड़ेंगे, इनको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है बेटा, इनको जोड़ने के बाद आ रहा है 2032.8, प्लस यहां पर हमने रखा 2 गुणा पाई। पाई की वैल्यू बताया बेटा आपको होती है 22/7, आर यानी 2.2 का की घात 2 माइनस 2 की घात 2। ठीक है, क्योंकि बड़ा वाला है, मतलब जो बाहर वाली त्रिज्या है वो है कैपिटल आर यानी 2.2। तो ये 232.8 44/7, और यहां पर अगर हम कर देते हैं 2.2 की घात 2, है ना, तो ये हमारे पास कितना होता है 4.84। जब हम इसका वर्ग करेंगे तो 4.84 आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं कि 2.2 पॉइंट हटा देंगे, नीचे आ जाएगा 100, 22 की गुणा 22 में करेंगे तो 484, और 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 4.84 आएगा। 4.84 माइनस 2 की घात 2 मतलब 4। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। अब क्या करना है कि 2032.8 प्लस 14/44/7 और गुणा, इनको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.84। फिर से पॉइंट हटा लेंगे और यहाँ पर 2 0। ठीक है, यहां से भी पॉइंट हटा लिया मैंने, और यहाँ पर 1 0। 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। तो अभी आया है 20328 गुणा 44 गुणा 12 और बटे 1000। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इनकी गुणा करना है और 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना। मतलब इसके बाद जो आपका आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा बेटा कितना, 238.5.28। 238.08, ठीक है, 08 मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास कुल क्षेत्रफल आ जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आया है बेटा क्वेश्चन समझ में? क्वेश्चन समझ में आया कि किस तरीके से सोल्व करना है? सर एक बार फिर से समझ लेंगे कि आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कि आपको दिया हुआ था एक पाइप जिसके अंदर एक और पाइप था। ठीक है, बाहर वाला जो पाइप है उसकी
उसका व्यास दिया हुआ है 4.4, अंदर वाले पाइप का जो व्यास दिया हुआ है वो 4 दिया हुआ है ना। इसकी जो ऊंचाई है वो 77, तो दोनों के लिए 77 होगी, अंदर वाले के लिए भी और बाहर वाले के लिए। ठीक है, तो यहाँ से रेडियस हमने निकाल लिया, त्रिज्या हमने निकाला दोनों का। अब हमसे पूछा गया अंदर वाला जो आंतरिक है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और हमें पता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(h). तो यहाँ से 2πr(h) रखा, r की वैल्यू रखी, h की वैल्यू रखी, और हमने सोल्व कर दिया, है ना। r का मान था 2, h का मान था 77, दोनों को सोल्व करा तो 968। ऐसे ही हमने क्या किया, बाहर वाला जो पाइप है उसका क्षेत्रफल निकाला, तो 2πr(h) फिर से, है ना। इसकी त्रिज्या दी है 2.2, 2.2 रख के हमने क्या निकाल लिया, इसका क्षेत्रफल निकाला, जो कि हमारे पास आया 1064.8, है ना, 1064.8। तो हमें तो टोटल निकालना है। टोटल निकालने के लिए हमने क्या किया, आंतरिक प्लस बाहरी और प्लस ऊपर और तथा नीचे की सतह का क्षेत्रफल। ऊपर की सतह का क्षेत्रफल था πr² माइनस r², तो वहां पर 2 लगा देंगे क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों समान है। फिर इन दोनों को अगर हमने सोल्व किया, सोल्व करने के बाद हमारे पास आ गया है कितना, 2038.08। बताइए आया है समझ में सभी बच्चों को? चलिए, अगर समझ में आया बेटा तो सभी बच्चे वाई टाइप कर देंगे, सभी बच्चे वाई टाइप कर देंगे। वेरी गुड। सर यस, अगर कोई भी डाउट है तो